So, topic of the day is corrosion. सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। यस सर आ रहा है, अब आ रहा है। Corrosion. आप देखिए मेरे हाथ में एक सिल्वर का दिख रहा आप लोगों को सिल्वर। थोड़ा स्क्रीन नीचे गिरे, कैमरा सर थोड़ा नीचे। अच्छा ये सर अब ठीक है। हाँ, ये दिख रहा है। ये सर दिख रहा है। यस सर। शाइनिंग है ना इसमें, यस सर। चमक रहा है ना। यस सर। ये सिल्वर है, चांदी का, और ये भी है चांदी का ही। कुछ अंतर दिख रहा दोनों में? सर आपके जो लेफ्ट हैंड वाला है जो सर वो ज्यादा चमक रहा है, ये कम चमक रहा है राइट हैंड वाला, है ना। यस सर। सोचो दोनों सिल्वर का ही है, यस सर। क्या डिफरेंस दोनों में? एक ज्यादा चमक रहा है, एक में जंग लग सकती है। हाँ, दूसरे पर एक लेयर जम गया है ना। यस सर। ऐसा हो जाता है मेटल में। ये देखो आयरन का है, आप तो पढ़े हो आयरन 10th क्लास में। आयरन इज व्हाइट मेटलिक सॉलिड। आयरन का कलर भी सिल्वर की तरह होता है, व्हाइट। ये आयरन का बना हुआ है, ये व्हाइट क्यों नहीं है? ये सिल्वरी व्हाइट क्यों नहीं है? क्या हो गया इसको बताइए। White is not silvery white, it is made of iron, and iron is silvery white. Iron सिल्वर के जैसा white होता है, फिर ये white क्यों नहीं है? रस्टिंग हो गया सर। हाँ, रस्टिंग हो गया जी, रस्टिंग हो गया। इसमें भी कहा आपने कि रस्टिंग हो गया। ये शाइनिंग सिल्वर था जो ऐसा हो गया डल कलर का। तो दिस इज कोरोजन, setting of a layer of oxide or any salt on layer of a metal, surface of a metal is called corrosion. किसी एक मेटल के अपर सरफेस पर दूसरे मेटल का जो लेयर सेट हो जाता है, कंपाउंड का, दूसरे का नहीं, उसी मेटल कंपाउंड का, उसे हम कहते हैं कोरोजन। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ a layer of oxide or any salt of metal on upper surface is called corrosion. किसी एक मेटल के सरफेस पर उसी मेटल के ऑक्साइड, जनरली ऑक्साइड होते हैं, या किसी भी और साल्ट का लेयर का जमना कोरोजन कहलाता है। The process of setting of a layer of oxide
or any salt of the metal on its surface is called corrosion. Is called corrosion. किसी मेटल के सरफेस पर उसी मेटल के ऑक्साइड या किसी सॉल्ट का लेयर बन जाना कोरोजन कहलाता है। कोरोजन का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिखाया, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो सिल्वरी व्हाइट होता है वो ब्राउन कलर का हो गया। जहां भी आयरन रॉड बाहर में देखे होंगे आप, वो ब्राउन कलर का हो गया है, जबकि आयरन सिल्वर जैसा ही व्हाइट होता है। तो दैट इज टू कोरोजन। दूसरा है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। टार्निशिंग ऑफ एल्युमिनियम कंटेनर। अगर आपके घर में एल्युमिनियम का कोई बर्तन है और जब वो नया आया था, अगर दोनों को आपने देखा होगा या देखेंगे, आज देख सकते हैं, दुकान में एल्युमिनियम के बर्तन को देख कर आओ और तुम्हारे घर में जो पुराना बर्तन उसको देखो, यू विल सी द डिफरेंस। जो नया है उसमें जो शाइनिंग है वह आपके घर में पुराने बर्तन में नहीं है। ये सब है। ऐसे ही कॉपर का कोई बर्तन आपके घर में हो, उसका देखिए कलर कैसा हो गया। कॉपर तो कंप्लीट ब्राउन होता है, रेड, और उसका देखिए कैसा कलर हो गया। कभी कभी कॉपर पर ब्लू, हाँ ग्रीनिश ब्लूइश लेयर जम जाता है। ये सब ड्यू टू कोरोजन, ब्लूइश और ग्रीनिश लेयर ऑन copper vessels. These are the example of corrosion. कभी मेटल के ऑक्साइड पढ़ना तो आसान है, कहीं भी एयर ऑक्सीजन से कंबाइन किया, ऑक्साइड का लेयर बन गया, या कभी वाटर SO2 CO2 ये सब मिल गया तो कार्बोनेट या सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। आप जानते हैं कॉपर सल्फेट ब्लूइश होता है। ये कोरोजन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेबल, एक होते हैं अनस्टेबल। ठीक है, कोरोजन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेबल, दूसरे अनस्टेबल। अगर स्टेबल कोरोजन है तो वो अच्छा है। मतलब ये हुआ कि मेटल के सरफेस पर एक ऑक्साइड या कंपाउंड का लेयर बन गया। अगर वो कंपाउंड या ऑक्साइड स्टेबल है तो वो लेयर बना रहेगा उस पर। एक लेयर बन जाने के बाद आपका मेटल सेफ हो गया। अब आपके मेटल पर कोई अटैक बाहर से नहीं होगा, तो इससे उसका लाइफ बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कोरोजन अनस्टेबल है, एक लेयर बना और फिर वो लेयर निकल गया, आपका मेटल फिर एक्सपोज हो गया, फिर से कोरोजन होगा। तो ऐसा कोरोजन मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है।
ठीक है। तो अगर कोरोजन स्टेबल हो, जो लेयर बना है मेटल के ऊपर, अगर वो स्टेबल है तो इट विल गिव स्टेबल लाइफ टू द कंटेनर, है ना। जैसे देखिए लोहा पर ये जंग जो लग गया है, आपने कहीं देखा होगा पुराने आयरन रॉड को, तो आप देखेंगे कि इसमें से ये रस्ट गिर जाता है, रस्ट गिर गया, फिर आयरन एक्सपोज हो गया, फिर रस्टिंग हो गया, फिर वो गिर गया। इस तरह से पूरे आयरन को वह डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिस कारण से हमारा आयरन बर्बाद हो जाता है। आयरन तो बर्बाद होता ही है जहां पर वो यूज हुआ है। कोई पुल बना है, अगर मान लीजिए रस्टिंग के कारण उसका आयरन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो ब्रिज गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मकान का छत गिर जाता है। तो इससे काफी, एक तो आयरन का लॉस हुआ, वो तो हमारा हुआ ही, लेकिन काफी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। स्टेबल है, जैसे अल्युमिनियम का मैंने चर्चा की, अल्युमिनियम के बर्तन पर जो टार्निशिंग हुआ है, वो अल्युमिनियम का ऑक्साइड भी स्टेबल है, वह एयर वाटर किसी से रिएक्शन नहीं करता है फर्दर, तो वो एक ऑक्साइड लेयर बन गया, और ऑक्साइड लेयर बनने के बाद उस पर जमा रहता है, फिर अल्युमिनियम जो भीतर में है वह कंप्लीट सेफ है, सेफ, उस पर कोरोना का अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा कोरोजन अच्छा होता है। एग्जाम्पल हुआ स्टेबल का टार्निशिंग ऑफ अल्युमिनियम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ऑक्साइड लेयर। वैसे जिंक का भी है, सॉरी सिल्वर का भी टार्निशिंग हो गया, तो इसने सिल्वर को बचा लिया, एक लेयर बन गया है, अब आगे रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन सिल्वर तो यूज करते लोग चमक के लिए, इसलिए उस पर अगर टार्निशिंग हो गया तो उसको साफ करके चमका देते हैं। और अनस्टेबल का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। और यही एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी का मन में प्रश्न आया तो बताइए, लिखिए। नहीं है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिस्ट्री। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि रस्टिंग को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं, तो आप जान जाइए कि रस्टिंग इज कंप्लीटली इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। रस्टिंग इज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। अभी हम आपके सामने रिएक्शन का मैकेनिज्म रस्टिंग का लिखेंगे। यू विल सी दैट इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, formation of a bronze layer, bronze layer किसका? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। bronze layer of formation of a bronze layer of hydrated ferric oxide on the surface of objects of iron is called rusting. ये रस्टिंग है।
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आयरन के ऑब्जेक्ट पर ये ब्राउन कलर का जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का लेयर बन गया है, दिस इज रस्टिंग। इसी को रस्ट बोलते हैं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को रस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। क्या लिखा हमने? फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन लेयर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। कोई प्रॉब्लम? आयरन के किसी ऑब्जेक्ट के लेयर पर ब्राउन फेरिक ऑक्साइड का, अगर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का लेयर का जमना रस्टिंग कहलाता है और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रस्ट कहलाते हैं। ठीक है? और ये लेकिन अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये आयरन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रस्ट is unstable. It rust is unstable. It slips from the surface and the inner surface is again exposed to atmosphere for further rust. In this way, whole iron object is destroyed. The rust is unstable. It slips from the surface. ये सरफेस पर से गिर जाता है नीचे, and the inner surface is again exposed to atmosphere for further rusting. In this way, whole iron object is destroyed. Complete iron object को यह destroy करता है। ठीक है? चलिए, अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। Rusting is an electrochemical phenomenon. Rusting is electrochemical phenomenon. It is neither electric phenomenon not chemical phenomenon, rather it is electrochemical phenomenon. और इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या सब है? एसेंशियल कंडीशन फॉर रस्टिंग है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड एयर। याद रखो, वाटर एंड एयर मतलब अगर अकेला वाटर हो तो रस्टिंग नहीं होगा। अगर आप प्योर वाटर में आयरन को रख देंगे, जो आयरन बिल्कुल चमकता हुआ शाइनिंग सिल्वरी व्हाइट, आप आयरन लाए मार्केट से और आपने उसको वाटर में, प्योर वाटर में डुबा दिया तो रस्टिंग कभी नहीं होगा। या अगर आप आयरन को ड्राई एयर में रखें जहां मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगा। रस्टिंग होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला वाटर और एयर, याद रखिए। इसलिए अभी के समय में
ये जो बरसात का मौसम है, आप गौर करेंगे कि रस्टिंग का स्पीड अधिक होता है। अगर अप्रैल महीना में कोई आयरन का रॉड रखेंगे आप, तो वो 3-4 दिन में जितना रस्टिंग करेगा उतना रस्टिंग ये बरसात के समय में तुरंत हो जाएगा। एक दिन में, आज रखेंगे कल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वाटर मॉइस्चर के रूप में, अभी एयर बहुत मॉइस्ट है, उसमें बहुत मात्रा में प्रेजेंट है वाटर। एयर में तो है ही, ऑक्सीजन चाहिए, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एयर चाहिए। प्योर ऑक्सीजन रहेगा तो भी दिक्कत होगी। वाटर और एयर के प्रेजेंस में होता है रस्टिंग। अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। जैसे मेटल रॉड है या कुछ भी है, तो इसी में एक प्लेस पर एनोड बन जाता है और दूसरे प्लेस पर कैथोड बन जाता है। एक बात आप गौर किए हैं, आप देखेंगे कि जो टेढ़ा मेढ़ा लोहा है, मुड़ा हुआ है, उसमें रस्टिंग ज्यादा जल्दी होता है, और जो प्लेन रॉड है उसमें रस्टिंग थोड़ा लेट से होता है। कारण यही है कि टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए लोहा में आसानी से दो एनोड और कैथोड अलग अलग बन जाते हैं, क्योंकि जहां वाटर रहता है ना, वही होता है कैथोड। तो अगर लोहा मुड़ा हुआ है, उस जगह पर कुछ वाटर का ड्रॉप बच जाएगा, ड्रॉप जमा हो जाएगा, तो वहां आसानी से कैथोड बन जाएगा। एक जगह जहां कैथोड बना, तो कोई दूसरा जगह पर एनोड अपने आप बन जाएगा। यस सर, इसीलिए सर जहाँ पे बेंडिंग होता है सर, वहीं पे ज्यादा कोरोजन जी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल श्योर। देखेंगे बेंडिंग जहां होता है वहां कोरोजन ज्यादा होता है, यही कारण है। तो द सेम ऑब्जेक्ट एज एनोड एंड कैथोड बोथ, इसी का एक स्थान पर एनोड बन जाएगा, एक स्थान पर कैथोड बन जाएगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन होगा, एक रिएक्शन होगा, redox reaction, oxidation reduction, and that will lead to corrosion. This means rusting of iron. ठीक है? Same object acts as cathode as well as एनोड। सेम ऑब्जेक्ट, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, आपको ध्यान दीजिए कि रस्टिंग में कौन होता है एनोड, कौन होता है कैथोड। सेम ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज एनोड एंड कैथोड, एट सम प्लेस इट एक्ट्स एज एनोड एंड एट सम अदर प्लेस इट एक्ट्स एज कैथोड। अब रिएक्शन क्या होता है, तो आप देखिए आयरन होता है एनोड, आयरन acts as anode and oxygen acts as cathode। तो किसी प्लेस पर जहां आयरन की मुलाकात होती है ऑक्सीजन से, वो होता है कैथोड। ठीक है? तो एनोड क्या होता है? एनोड होता है आयरन, और कैथोड क्या होता है? ऑक्सीजन एट मेटल सरफेस। कैथोड काम करता है यहां ऑक्सीजन, लेकिन उसी मेटल पर रहता है, वही मेटल का एक पोर्शन जहां ऑक्सीजन रहता है, दैट एक्ट्स एज कैथोड। ये बात ध्यान रखिए दिमाग में। एनोड आयरन खुद है, लेकिन कैथोड पर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन है कहां? उसी ऑब्जेक्ट के किसी सरफेस पर। ठीक है? H2O बोले थे सर। नहीं तो H2O कहां बोले? H2O एसेंशियल है, सो बोले थे। H2O is essential for rusting, but reaction
करेगा ऑक्सीजन। O2 जहाँ होगा वहाँ पे। हाँ, O2 रहेगा, वो करेगा। दिखाता हूँ अभी रिएक्शन कैसे होता है और वाटर की क्या भूमिका है, सब दिखाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो मेटल का ये सरफेस का एक स्थान पर एनोड है आयरन खुद, और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, लेकिन वो रहता है मेटल के ही सरफेस पर। सो एक ही मेटल का सरफेस एनोड और कैथोड का काम किया, याद रखिए, ये लाइन में डिफरेंस ध्यान रखिए। एक ही आयरन के ऑब्जेक्ट के एक जगह पर एनोड है, एक जगह पर कैथोड है, लेकिन एनोड पर रिएक्शन करता है मेटल और कैथोड पर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन। ठीक है, कहीं कहीं देखते हैं ना हम लोग, रहता है दूसरा H2 रहता है इलेक्ट्रोड, और प्लेटिनम यूज करते हैं हम H2 के रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। वही बात यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेटल का यूज होता है। तो मान लो यही एक मेटल है, इस मेटल पर यहाँ एनोड है और यहाँ कैथोड है। एनोड पर आयरन है, आयरन सॉलिड becomes Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Fe2 प्लस बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ वो इसी आयरन से होते हुए, मान यहाँ पर रिएक्शन हुआ, यहाँ पर Fe2 प्लस बन गया, तो जो इलेक्ट्रॉन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से इसी तार से यहाँ पहुंचा, कैथोड है। इस कैथोड पर O2 गैस 4H प्लस के प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन लिया और 2H2O लिक्विड बन गया। रिएक्शन O2 किया है, ऑक्सीडेशन हुआ आयरन का, रस्टिंग में ऑक्सीडेशन हुआ आयरन का, रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का। किसका हुआ ऑक्सीडेशन? आयरन का। किसका हुआ रिडक्शन? ऑक्सीजन का। ठीक है, ये वाटर बन गया। सर वो लाइन क्या दिखाना सर? एक मेटल का ऑब्जेक्ट दिखाए हम, कोई ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट पर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसी तार से इसी ऑब्जेक्ट से होते हुए इलेक्ट्रॉन को फ्लो के लिए मीडियम चाहिए ना। यस सर। तो इसी मीडियम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पर O2 था प्लस H प्लस था प्लस ये इलेक्ट्रॉन आया, रिएक्शन हो गया, वाटर बन गया। ठीक है, अब ये Fe2 प्लस फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe3 प्लस बन जाता है। पहले बना Fe से Fe2 प्लस फेरस, और वो फेरस फिर ऑक्सीडाइज हुआ और बन गया फेरिक आयन। यही फेरिक आयन वाटर से कंबाइन करके, यही फेरिक आयन वाटर से कंबाइन करके बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यही है रस्ट, दिस इज रस्ट। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी का रंग ब्राउन होता है और यही रस्ट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, दो प्रश्न आ रहा है कि मैंने कहा रस्टिंग के लिए वाटर होना चाहिए, इस रस्टिंग के ऊपर के प्रोसेस में तो वाटर की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ वाटर की जरूरत पड़ी तो यहाँ वाटर तो बना था, ये वाटर भी काम कर सकता था। दूसरा कि H प्लस कहां से आया? दो प्रश्न आपके मन में आया होगा कि वाटर की आवश्यकता नहीं हुई,
और H प्लस आया कहां से, मैंने बताया नहीं था। यही आवश्यकता हुई वाटर की। ये वाटर एयर से CO2 या कोई भी एसिडिक गैस से कंबाइन किया और ये बनाया एसिड। यही एसिड डिकम्पोज करके बनाएगा H प्लस प्लस HCl3 माइनस, यही एसिड है। वाटर का ये काम है। वाटर एब्जॉर्ब्स और वाटर कंबाइंस विथ acidic oxide. It may be SO2, it may be NO2, and forms acid. That acid supplies H plus. तो जहां पर पानी जमा हुआ है, जिस जगह पर पानी की बूंदें हैं, वह एयर से H2O लिया, सॉरी एयर से CO2 लिया या SO2 लिया, एसिड बन गया। एसिड H प्लस दिया, हवा से O2 लिया, और ये हवा से O2 लेकर ये एसिड से H प्लस लिया और बन गया वाटर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिमांड है। O2 चाहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन हमको दे कि हम रिड्यूस हो जाए। तो जब ये डिमांड करेगा, यहाँ आयरन है, जानते हैं, तो पॉजिटिव है, मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। एक जगह डिमांड हुआ, एक जगह सप्लाई करने का टेंडेंसी है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। पॉइंट ये है, कोई इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं देगा जब तक लेने वाला नहीं हो, और कोई ले नहीं सकता है जब तक कोई देने वाला नहीं हो। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। और ये हुआ क्या, सोर्स ऑफ H प्लस आयन। कोई आपसे पूछे कि रस्टिंग में H प्लस आयन कहां से आया, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे या वाटर प्रेजेंट इन एयर combines with CO2 or any acidic oxide and form acid, and that acid supplies H plus ion. Water reacts with acidic oxide present in air and forms acid, which gives H plus ion to कैथोडिक रिएक्शन। कैथोडिक रिएक्शन को यह H प्लस आयन सप्लाई करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। तो शेल बना, एनोड बना, कैथोड बना, सेल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, नहीं, ये हो गया मैकेनिज्म। आप देखते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सर वो कैथोड के ऊपर क्या लिखे हैं सर? कैथोड के ऊपर लिखे हैं O2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है सर। हाँ सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन 4 होगा O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। वो तो एक्चुअली बैलेंस हम नहीं किया, इलेक्ट्रॉन लिख दिए इसलिए। और यहाँ पर Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, इसका मतलब सर अगर कोई भी एसिडिक ऑक्साइड नहीं होगा तो भी रस्टिंग नहीं होगा? तब रस्टिंग नहीं होगा, इसलिए एयर चाहिए, प्योर वाटर में नहीं होगा। एयर चाहिए। हाँ, एयर मतलब हुआ it may contain oxygen, nitrogen and various other gases. Air is a mixture of gas. Pure O2 और pure अगर रहेगा H2O तब भी यह रस्टिंग नहीं होगा। इसलिए आप एक बात और गौर कर सकते हैं, इतना जब गौर किया है तो, कि गंदे जगह में रस्टिंग जल्दी होता है, साफ जगह में रस्टिंग कम देरी से होता है, स्लो होता है। Any more question? अब आइए प्रिवेंशन। प्रिवेंशन
रोकथाम कैसे करेंगे रस्टिंग का। तो जब आप रस्टिंग का मैकेनिज्म समझ गए, आई होप कि आप समझ गए होंगे हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। क्योंकि आयरन की मुलाकात जब होती है एयर और वाटर से तो रस्टिंग होता है। अगर हम किसी भी मेथड से इसकी मुलाकात को कम कर सकें, नहीं होने दें मुलाकात, तो रस्टिंग नहीं होगा। उसका कई तरीका हो सकता है। एक हो सकता है कि आप आयरन के रॉड के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑयलिंग कर दें, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। पहला ऑयलिंग। ऑयलिंग मतलब ऑयल का लेयर लगा दे, a layer of oil on the surface of iron object। आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पर ऑयल का लेयर लगा दें या कोई केमिकल कर दें, केमिकल लेयर, जैसे बिस्फेनॉल एक केमिकल है जिसका लेयर लगा सकते हैं। तीसरा हम पेंट लगा सकते हैं। इसीलिए आपके घर में जो ग्रिल होगा देखे होंगे, उस पर बराबर पेंट करते रहते हैं समय समय पर। जो पेंट नहीं करता है उसके घर के ग्रिल पर जंग लग जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ऑयलिंग कर दीजिए या केमिकल लेयर लगा दीजिए किसी केमिकल का, या पेंटिंग कर दीजिए, या उसके ऊपर कोई सीट डाल दीजिए। आयरन की सीट के ऊपर से कोई दूसरे मेटल का सीट डाल देंगे तो ढक जाएगा, उसका हवा से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो रस्टिंग नहीं होगा। और तीसरा चौथा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स लेयर ऑफ मोर पॉजिटिव मेटल on the surface of iron, more electropositive metal। जैसे एग्जांपल है इसका गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मीन्स लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। जिंक मेटल का एक लेयर इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसीलिए नाम है इसका, आयरन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं हम लोग, तो एनोड लेते हैं जिंक का और कैथोड लेते हैं आयरन का। एनोड का जिंक, कैथोड का आयरन। तो जिंक एनोड पर डिसॉल्व होता है और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। एक पूरा लेयर जिंक का डिपॉजिट हो गया। जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जब तक जिंक रहेगा तब तक आयरन की मुलाकात एयर से नहीं होगी और रस्टिंग नहीं होगा। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई बक्सा हो, बक्सा व्हाइट टाइप का, या ड्राम सब हो, छोटा छोटा ड्राम सब सामान रखने के लिए व्हाइट टाइप का, तो एक्चुअली आयरन का बना हुआ है जिस पर जिंक का लेयर दिया हुआ है। गैल्वेनाइज्ड शीट कहते हैं उसको, गैल्वेनाइज्ड शीट। या शहर में निकलेंगे कहीं, बक्से की दुकान जहाँ बक्सा बन रहा होगा वहां पूछेंगे तो बोलेगा किसका है बक्सा, बोले गैल्वेनाइज्ड शीट है। गैल्वेनाइज्ड शीट मतलब आयरन शीट हैविंग लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, तो जिंक या जिंक से दूसरा भी कोई मेटल ले सकते हैं जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा तो जिंक को आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। ज्ञान मालूम है ना,
कि जो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वह रिड्यूस होगा, है ना। इसलिए जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज होगा और मेटल को बचा देगा। और पांचवा है सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं इसको। ये होता है कि जहां आप ये सब नहीं कर सकते, जिसको पेंट नहीं कर सकते, ऑयलिंग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते, जैसे समुद्र में कोई पाइप है आयरन का, नदी में कोई पाइप है, उस पर नहीं कर सकते हैं आप, तो वहां करते हैं सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन में क्या करते हैं लोग कि आयरन को एक कंडक्टिंग वायर द्वारा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जोड़ देते हैं। जनरली जिंक से ही जोड़ते हैं। अगर मान लो ये आयरन का पाइप है, इस आयरन पाइप को एक जिंक का ब्लॉक है, इसको एक तार से जोड़, आयरन का पाइप है, पानी में है मान लीजिए, एक तार वहां से कॉपर का लाए, एक जिंक का ब्लॉक रख दिए, इसको जोड़ दिए। अब देखिए क्या होता है। आयरन में रस्टिंग स्टार्ट हुआ, आयरन में रस्टिंग स्टार्ट हुआ मतलब क्या हुआ, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा ना। रस्टिंग में आयरन होता है एनोड, उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो दूसरा ऑप्शन क्या लिखते हैं केमिकल लेयर के बाद? केमिकल सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफाइस बलिदान। नहीं सर, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ये पेंटिंग, पेंटिंग उसके ऊपर सर। पहला है ऑयलिंग, दूसरा केमिकल लेयर, तीसरा पेंटिंग, चौथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। केमिकल लेयर के आगे डैश देके बिस्फिनॉल एक एग्जांपल दिए हैं। एक केमिकल है बिस्फिनॉल, जिसका लेप कर देंगे आयरन पर तो रस्टिंग नहीं होगा। ऐसे और भी केमिकल हो सकते हैं, हमने एक नाम लिखा है। तो सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन में क्या हुआ कि ये आयरन जिंक से तार से जुड़ा हुआ है। अब मान लो आयरन में शुरू हुआ रस्टिंग, तो क्या होगा, Fe सॉलिड बनेगा पहले Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जहां आयरन इलेक्ट्रॉन छोड़ा, जिंक तुरंत Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 प्लस बन जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस को दे देगा और वो पुनः Fe बन जाएगा। Fe2 प्लस समाप्त। जहां ये Fe2 प्लस बना, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया, ये अपना जिंक 2 प्लस बन गया। इसलिए कहते हैं सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। जिंक सैक्रिफाइस करता है आयरन के लिए, अपने ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन आयरन को बचा देता है। तो आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, Fe2 प्लस नहीं बनेगा, Fe3 प्लस नहीं बनेगा, Fe3 प्लस नहीं बनेगा, तो रस्टिंग नहीं होगा। तो इसमें जिंक के अलावा कोई भी मेटल ले सकते हैं। जिंक जो कि मोस्ट कॉमन मेटल है, आसानी से मिलता है, इसलिए हम लोग जिंक रखते हैं। कोई भी मेटल जो आयरन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, ठीक है, तो अगर हम उसको जोड़ देंगे तो भी आयरन का रस्टिंग नहीं होगा। सो इट इज कॉल्ड सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। कोई दिक्कत? इतने तरह से हम मेटल को रस्टिंग होने से, मेनली आयरन को या और भी मेटल के लिए होगा, किसी भी मेटल को हम अगर चाहते रस्टिंग नहीं हो तो उसके सरफेस को ये एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर से बचाना होगा, और उसका ही तरीका हो सकता है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन, एनी माइंड? सर पेंटिंग
वाला जो ऑप्शन लिखे हैं, हम्म। तो सर उसमें एक आता है जैसे रेड ऑक्साइड पेंट, तो वो क्या सर आयरन का ही ऑक्साइड होता है, उसी का लेयर हम लोग लगा देते हैं क्या? नहीं, उसमें आयरन ऑक्साइड कहाँ लगाते हैं? लेड ऑक्साइड लगा, आयरन ऑक्साइड लगा सकते हैं। पेंटिंग में एक्चुअली होता है, पेंट तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन के लेयर पर हम एक मोरडेंट डालते हैं, वो जो ब्राउन कलर देखते हो ना, उसको मोरडेंट बोलते हैं। पेंट पहले होता है। हाँ, मोरडेंट बोलते हैं। तो मोरडेंट का काम है कि मेटल के और पेंट के सरफेस को बाइंड करता है, इसलिए लगाते हैं, उससे पेंट अधिक दिन चलेगा। अगर सीधे मेटल सरफेस पर पेंट डाल देंगे तो कुछ दिन के बाद वह पेंट वहां से निकल जाएगा। और मोरडेंट डाल देते हैं तो मोरडेंट बाइंड्स कलर विद द मेटल सरफेस, तो वो पेंट आपका मोरडेंट बोल रहे हैं सर। मोरडेंट, MORDANT, मोरडेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं रंग बंधक। और बोलिए, एनी मोर क्वेश्चन टू एनीवन? तो आप लोग मेरा YouTube चैनल में पढ़ते हैं कि नहीं? YouTube से एक बार, यस सर। हाँ, एक बार घर जाके उस वीडियो से ही पढ़ लो। दोबारा में फिर कोई क्वेश्चन हो तो वहीं पर कमेंट में भी लिख देना, तो उसका जवाब भी हम दे देंगे। ठीक है? तो Yes, sir. कल टेस्ट लें कि परसों टेस्ट लें? चैप्टर समाप्त हो गया, परसों। परसों ले लेंगे। यस सर, कल क्वेश्चन पूछने का दिए सर। ठीक है, तो कल थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है तो वो आज छोड़ देते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन इकोनॉमी पढ़ाना है, 5 मिनट लगेगा उसमें, हम ठीक। पढ़ा देंगे। कौन से चैप्टर का टेस्ट लेंगे? टेस्ट इसी का लेंगे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यस और पिछले टेस्ट में 3 ही बच्चा आया था, वैसे बच्चे तो कम ही आ रहे हैं। अदिति ठाकुर 1, ज्ञान उज्ज्वल 2, सत्यम 4, आदित्य 5, हलाल 6 ही बच्चा रहे ना। तो सभी कुछ टेस्ट आना चाहिए, लेकिन टेस्ट दीजिए, देखिए क्या दिक्कत है। यस और कल के बाद हम जो टेस्ट लेंगे वो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, इसमें आप ऑनलाइन ही आंसर करेंगे। यस सर। ठीक है? हम बात कर रहे हैं ट्विट वन वाले से, पूरी बात नहीं हुई है, तो उससे बात करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को फी पेमेंट करना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।